पार्टनर फंक्शन सबको समझ में आ गया कि हाँ। पार्टनर फंक्शन में चार पार्टनर फंक्शन होते हैं, सोल्व टू, शिप टू, पेयर एंड बिल टू। लिस्टिंग एंड एक्सक्लूशन, लिस्टिंग एक्सक्लूशन भी एक चैप्टर है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। पार्टनर फंक्शन, ये पार्टनर डिटर्मिनेशन सिर्फ इतना ही नहीं है जितना अभी हम बताए हैं, ये एक बड़ा टॉपिक है, बड़ा चैप्टर है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम समझ लेंगे कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। लिस्टिंग एंड एक्सक्लूजन क्या है? सपोज अगर किसी कंपनी को ऐसा रिस्ट्रिक्शन है, जैसे टाटा, टाटा क्या करती है, कार, जीप, जो कॉमर्शियल होता है वो भी बनाती है, प्लस आर्मी का भी ट्रक बनाती है। तो अगर हम जाके टाटा को बोले कि आर्मी वाला ट्रक अगर मुझे दे दो, तो वो देगी क्या? नहीं देगी। वो बोलेगी कि आर्मी सिर्फ डेडिकेटेड टू आर्मी के लिए है, वो आम जनरल पीपल को नहीं है। तो वो कैसे कंट्रोल करेगा? कोई भी कंपनी कैसे कंट्रोल करेगा कि किसको क्या बेचना है या किसको क्या नहीं बेचना है? वो क्या होता है? लिस्टिंग। उसके लिए क्या करेंगे? लिस्टिंग करेंगे। लिस्टिंग का क्या मतलब? अगर हमने हर कस्टमर का एक लिस्टिंग बनाएगा, इस कस्टमर के लिए अगर ये 10 सामान का उसने लिस्ट बनाया, मतलब वो सिर्फ वही 10 सामान उसको बेच सकता है, बाकी सामान नहीं बेच सकता है। लिस्टिंग बनाने का क्या मतलब कि आपको ये सामान हम बेच सकते हैं। एक्सक्लूजन, वो उसके लिए अगर 5 सामान का एक्सक्लूजन बना दिया तो वो क्या हो जाएगा? एक्सक्लूजन का क्या मतलब? जस्ट मिनट। हाँ, तो लिस्टिंग का क्या मतलब कि अगर हम किसी कस्टमर का लिस्टिंग बनाए हैं, दैट मीन्स कि उसको ये सारा सामान सिस्टम अलाउ करेगा बेचने के लिए। और अगर किसी का हम रिकॉर्डिंग है, हाँ रिकॉर्डिंग है। और एक्सक्लूजन बनाने का क्या मतलब कि अगर हम एक्सक्लूजन बनाए हैं, मतलब वो सामान हम उसको नहीं बेच सकते हैं। अगर सपोज अगर कोई ऐसा ड्रग्स है, मान लो कि दवा दुकान में ही, कि कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो आम पब्लिक को नहीं बेचना है, वो सिर्फ क्या बेचना है, डॉक्टर्स को हम बेच सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आम पब्लिक का क्या करेंगे, उसमें एक्सक्लूजन बना देंगे। तो क्या होगा, किसी को वो बेच नहीं पाएगा। जब भी वो डॉक्टर रहेगा तभी हम सिर्फ उसको बेच पाएंगे। तो लिस्टिंग एक्सक्लूजन समझ में आ गया या कंफ्यूजन है? कोई एक बोलेगा, कंफर्म करेगा। हाँ, समझ आ गया। हाँ, वेरी गुड। तो लिस्टिंग मतलब वो लिस्ट जो हम कस्टमर को सेल कर सकते हैं। एक्सक्लूजन मतलब वो लिस्ट जो हमको कस्टमर को नहीं बेचना है, जिसमें रिस्ट्रिक्शन लगाना है। मटेरियल डिटर्मिनेशन, मटेरियल डिटर्मिनेशन में क्या होता है, जैसे आप दवा दुकान में जाते हो, आपने बोला कि मुझे क्रोसिन चाहिए 1 पत्ता, वो बोलता है क्रोसिन अभी नहीं है, डोलो डोलो 60 अभी अवेलेबल है। तो उसको कैसे पता होता है कि हम क्रोसिन के जगह पे डोलो दे सकते हैं? या कोई भी बोलता है ना कि आपका ये सामान ये वाला लिखा हुआ है, डॉक्टर ने ये लिखा है लेकिन ये नहीं है, लेकिन इसी का दूसरा है मेरे पास, मतलब दूसरा कंपनी का या दूसरे नाम से सेम कंपोजिशन का दूसरा दवा मिल जाएगा। उसको कैसे पता चलता है? वो पता चलता है मटेरियल डिटर्मिनेशन में। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम कब करेंगे, सपोज किसी मोटरसाइकिल का या किसी का भी, या मोबाइल का अगर हम लेने गए, सपोज हम उसको आज अभी हम अगर यूज कर रहे हैं एप्पल 14, 10 साल बाद एप्पल 14 नहीं रहेगा, वो 14 के जगह पे 26 यूज करेगा। तो वो क्या बोलेगा कि अब उसका वो वर्जन अपग्रेडेड वर्जन है मेरे पास, ठीक है, वो 14 अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में क्या करेंगे, हम मटेरियल डिटर्मिनेशन सेट करके रखेंगे
कि अगर हम किसी ने एप्पल 14 मारा ऑर्डर किया तो ऑटोमेटिक हमको पता चल जाए कि 14 के जगह पे हमको 26 देना है। ये कहाँ से पता चलता है? ये मटेरियल डिटर्मिनेशन से पता चलता है। ठीक है, तो मटेरियल डिटर्मिनेशन हम दो केस में करेंगे। या तो अगर मेरे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है, जैसे क्रोसिन का स्टॉक, उसका वर्जन तो सेम है अवेलेबल, लेकिन क्या है, क्रोसिन का भी हमारे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो हम क्रोसिन के जगह पे डोलो बेच दे रहे हैं। और दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि हमारा वर्जन नया अपडेटेड वर्जन आ गया है, तो हम पुराना वर्जन नहीं बेच करके नया वर्जन बेच रहे हैं। तो उस केस में क्या करते हैं? मटेरियल डिटर्मिनेशन का यूज करते हैं। क्लियर? जी। फ्री गुड, फ्री गुड क्या होता है? जैसे आप मॉल पे गए होगे कि एक के साथ एक फ्री कंसेप्ट रहता है ना, कि आप एक सामान खरीदो एक फ्री। तो फ्री गुड भी दो तरह का होता है। एक बोलेगा कि आप, अगर आप 10,000 का सामान खरीदते हो तो आपको 200 का या 500 का सामान फ्री। ठीक है। और एक और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि आप 10,000 के अगर आप सामान खरीद रहे हो तो आपको 9,500 रुपया कम पे करना है, मतलब 9,500 ही पे करना है। तो पहला केस में क्या हुआ कि हम पूरा 10,000 पे कर रहे हैं, और दूसरा केस में क्या हुआ, हम 9,500 पे कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। फ्री गुड दो तरह का। अभी सिर्फ कंसेप्ट समझ लो कि एक्चुअली है क्या, अदरवाइज ये ईच एंड एवरी वन एक एक चैप्टर है। तो सिर्फ डिफिनेशन समझ लो कि फ्री गुड होता क्या है। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब आपने जितना पैसा दिया है उतना का लेकर हम एक्स्ट्रा आपको सामान दे रहे हैं, वो हो गया एक्सक्लूसिव। और इंक्लूसिव मतलब जो आपको पे किया है उसी में फ्री गुड इंक्लूडेड है, मतलब 500 रुपया उसी में फ्री गुड इंक्लूड है। तो फ्री गुड दो तरह का होता है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। ये तो क्लियर ही होगा। डिलीवरी शेड्यूलिंग। डिलीवरी शेड्यूलिंग क्या होता है कि जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया कि हम, मुझे क्या चाहिए, 100 टीवी चाहिए, मैंने एक होटल खोला है, 100 टीवी चाहिए। 10 टीवी क्या है, हर महीने चाहिए। हर महीने कब चाहिए? हर महीने के 20 तारीख को चाहिए। ठीक है। तो 20 तारीख को सामान भेजने के लिए कंपनी कब स्टार्ट करेगा, कब पैक करेगा, कब कब पिक करेगा, पैक करेगा, कितना दिन में उसको पहुंचने में सामान लगता है, उस हिसाब से वो डिलीवरी शेड्यूल करेगा। करेक्ट। जैसे सपोज 10 टीवी को पैक करने में उसको एक दिन का टाइम लग रहा है। ठीक है। और डिलीवरी सपोज कहाँ से आ रही है, मेरा होटल है धनबाद में, और डिलीवरी कहाँ से होना है, डिलीवरी होना है कोलकाता से। तो आने में 2 दिन लग रहा है। तो वो कितना तारीख को वहां से स्टार्ट करेगा सामान भेजना? स्टार्ट। मुझे यहाँ पहुंचना चाहिए 20 तारीख को, तो वो क्या करेगा, पहले 2 दिन घटाएगा आने जाने के लिए। 18 तारीख हो गया। एक दिन उसको पैक करना है तो 17 तारीख हो गया। यानी 17 तारीख को पैक करेगा, 18 को वो भेजेगा, तब ना 20 को मेरे यहाँ पहुंचेगा। तो ये सब जो प्लानिंग होती है कि कब हमको पिक करना है, कब पैक करना है। सपोज एक दिन और उसको लगता है ट्रक को खोजने में, ट्रक कंपनी का तो रहेगा नहीं, तो ट्रक भी उसको खोजना है। ठीक है, ये सब टर्म है, हम आगे पढ़ेंगे इन सबको। तो उसके लिए भी एक दिन वो जोड़ के चलेगा। ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि वो 15 को ही अपना कर दिया तो हमको क्या है 17 को मिल गया। तो 17 से हम बोलेंगे कि अब अपना ट्रक 3 दिन खड़ा करके रखो, तो 3 दिन का ट्रक का जो फेयर हुआ वो एक्स्ट्रा जाएगा, कंपनी को लॉस रहेगा। तो एग्जैक्टली क्या है इसमें, हमको कैलकुलेट करके चलना है कि कस्टमर को कब सामान चाहिए, उसी दिन डिलीवर हो, ना उससे आगे हो ना पीछे हो। ऐसा भी ना हो कि हमको 20 को चाहिए और आप 25 को दे रहे हो, वो भी नहीं होगा, फिर मेरा मिस्त्री यहाँ इंतजार करेगा। तो ये सब जो हम शेड्यूल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिलीवरी शेड्यूलिंग करते हैं। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है अवेबिलिटी चेक। अवेबिलिटी चेक क्या है, हमको इस महीने ऑर्डर मिला 5,000 टीवी का। ठीक है। तो हम, हमारे पास स्टॉक में है क्या 5,000? ऑफकोर्स किसी भी दुकान में 5,000 नहीं रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि अभी तो मेरे पास स्टॉक सिर्फ कितना है, 2,000 है, बाकी का 3,000 आपको हम नेक्स्ट महीने दे पाएंगे।
अभी हम नहीं दे पाएंगे। तो ये सब जो चेक करते हैं, उसके कैसे चेक करेंगे, उस प्रोसेस का नाम है अवेबिलिटी चेक। क्लियर? हाँ। ओके। नेक्स्ट आता है प्राइसिंग। प्राइसिंग भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है। प्राइसिंग में एग्जैक्टली क्या होगा, टीवी एक हम खरीदने जा रहे हैं, एक टीवी आप खरीदने जा रहे हो, और यही एक टीवी डीलर खरीदने जा रहा है। तो तीनों में से एक, मुझे चाहिए 10,000 टीवी, आपको चाहिए एक टीवी, और एक डीलर है जो कि रेगुलर उससे डील करता है। हम तीनों का प्राइस अलग अलग रहेगा। डीलर को कुछ और रेट में देगा, मेरे को कुछ और रेट में देगा, और अगर किसी को एक टीवी चाहिए तो उसको किसी और रेट में मिलेगा। तो ये सब प्राइसिंग कैसे डिटरमाइन, कैसे पता चलेगा कि ऐसा नहीं है ना कि अंदाजा कि अच्छा तुम आए हो, तुमको देख करके हम इतना लगा दिए। उन सब का एक प्रोसेस है कि प्राइस किसको कितना देना है। उस सब का एक प्रोसेस, फिक्स प्रोसेस है। उसी प्रोसेस के हिसाब से वो प्राइस डिसाइड होता है कि कितना देना है। उस वो हम क्या किस में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे प्राइसिंग चैप्टर में। क्रेडिट मैनेजमेंट। क्रेडिट मैनेजमेंट एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हम बात किए डीलर का, डीलर क्या है, हर महीने उससे बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो डीलर कैसे करेगा, ऐसा नहीं कि वो सामान देगा और खरीदेगा। कंपनी को जब भी खरीदने गया तो तुरंत पे नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो अभी अभी वो सामान मंगाएगा, एक महीने के बाद या 15 दिन के बाद एक पेमेंट टर्म होता है। एक कंसेप्ट है पेमेंट टर्म, 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज या 60 डेज। अगर सपोज किसी का पेमेंट टर्म है 45 डेज, मतलब क्या हुआ कि सामान अगर उसको आज डिलीवर हुआ है तो विद इन 45 डेज के अंदर उसको पे करना है। 45 डेज से पहले कंपनी उसको फोन करके पैसा नहीं मांग सकता है। क्यों? क्योंकि पेमेंट टर्म उसका क्या है, 45 डेज। जैसे ही 45 डेज होगा, कंपनी उससे पैसा मांगना शुरू कर देगा कि आपका पैसा बाकी है, पैसा कब दे रहे हो। तो इस पेमेंट टर्म जो ये सब जो पेमेंट टर्म हुआ, उधारी, अच्छा, जो मतलब सपोज एक डीलर जो है पिछला 2 साल से पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको और उधार देंगे क्या? नहीं देंगे। उसमें क्या होगा, नहीं। हम उसको देखेंगे कि उसके पास कितना का लिमिट है। एक डीलर को अगर हमने लिमिट रख रखा है 10 लाख का, कि आप उधारी 10 लाख तक ही ले सकते हो, जैसे ही 10 लाख से आपका ज्यादा हो गया, आपको पे करना पड़ेगा, तब आपको आगे सामान मिलेगा। या अगर आप 2 महीने से पैसा नहीं पे किए हो तो पहले पुराना वाला पैसा करना होगा, तब आपको सामान मिलेगा। तो ये सब हम मैनेज कहाँ करते हैं, ये सब हम मैनेज करते हैं क्रेडिट मैनेजमेंट में। मतलब उधारी कितना लेना है देना है, उस ये सब चीज को जो मैनेज करते हैं, उस कॉन्सेप्ट का नाम है क्रेडिट मैनेजमेंट। हम्म। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट डिटर्मिनेशन। तो टेक्स्ट डिटर्मिनेशन का क्या मतलब, अगर देखियो अगर कोई ग्लास वगैरह का अगर कोई सामान है, तो उसमें क्या लिखा होता है, हैंडल विथ केयर। मतलब उसको थोड़ा बढ़िया से लेके जाओ, नहीं तो वो टूट फूट सकता है। डब्बा के ऊपर लिखा हुआ रहता है ना। फ्रीज के ऊपर हम्म। लिखा हुआ रहता है डोंट बेंड, उसको बेंड मत करो। कोई आटा के बोरी के ऊपर लिखा रहता है डोंट हुक, मतलब उसमें हुक नहीं मारो, नहीं तो छेदा हो जाएगा, हवा घुस करके आटा खराब हो जाएगा। तो ये सब सामान जो टेक्स्ट, ये सब टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट ही है ना, जो भी कार्टून के ऊपर या कहीं पे भी लिखा हुआ है, या कोई सामान पे आप देखोगे लिखा होता है डोंट वॉश, मतलब इसको वॉश मत करो। तो ये सब जो टेक्स्ट होता है, वो कहाँ से डिटरमाइन होता है, वो उस प्रोसेस का नाम है टेक्स्ट डिटर्मिनेशन। क्लियर है? हम्म। ओके। नेक्स्ट है आउटपुट डिटर्मिनेशन। जैसे जैसे ही हम सामान भेजते हैं, जब हम डिलीवरी बनाए तो डिलीवरी चालान निकलता है। कोई भी सामान अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं, अगर पुलिस रोका या कोई रोकता है, सेल्स टैक्स का पर्सन रोकता है, तो आप कोई डॉक्यूमेंट दिखाते हो, कि वो डॉक्यूमेंट क्या होता है, डिलीवरी चालान होता है। डिलीवरी चालान एक्चुअली बताता है कि कहाँ से सामान बिका है, कहाँ जा रहा है, और किस पर्पस के लिए जा रहा है। ठीक है। तो ये सब तो अच्छा, जब हम बिलिंग करेंगे तो हमारा इनवॉइस कॉपी निकलेगा।
तो ये सब जो आउटपुट हम निकालते हैं, जो प्रिंट आउट निकालते हैं, इसका एक प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं आउटपुट डिटर्मिनेशन। एक होता है ट्रांसफर ऑफ रिक्वायरमेंट। जैसे हमने एक सेल्स ऑर्डर बनाया, कितने का, 5,000 टीबी का। तो 5,000 टीबी का जैसे ही बताया, हमारे पास स्टॉक नहीं है। हमारे पास हर महीने हम कितना बनाते हैं, हर महीने हम 1,000 टीबी बनाते हैं, और हमारा ऑर्डर कितना आ गया है, 5,000 टीबी का। तो हमको क्या होगा, ऑर्डर, मैन्युफैक्चरिंग हमको बढ़ाना पड़ेगा, करेक्ट। तो ऑर्डर बनाने वाला बंदा कोई और है, मैन्युफैक्चर करने वाला बंदा कोई और है। मैन्युफैक्चर करने वाले को कैसे पता चलेगा कि हमको मैन्युफैक्चरिंग घटाना है, मतलब आराम से करना है, कि बढ़ा के करना है? सिस्टम उसको कैसे पता चलेगा? TOR के हिसाब से, ट्रांसफर ऑफ रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे ही बंदा यहाँ पे सेल्स ऑर्डर बनाएगा, तो उसको ट्रांसफर ऑफ रिक्वायरमेंट चला जाएगा उस डिपार्टमेंट को, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को, कि हमको इतना का डिमांड है। उस हिसाब से वो बनाएगा। तो सारा 11 पॉइंट क्लियर है कि क्या होता है, एटलीस्ट डिफिनेशन वाइज, कंसेप्ट वाइज। हम्म। ये आपको याद कर लेना है कि जब हम सेल्स ऑर्डर करते हैं, तो क्या क्या एक्टिविटी जनरेट, ये सारा एक्टिविटी क्या होता है, ये सारा एक्टिविटी हम करते नहीं है। ये सारा एक्टिविटी क्या हो रहा है, जैसे ही हम सेल्स ऑर्डर बना होता रहे है, हैं ना, बैकग्राउंड में ये सारा चीज होता है। प्रोसेस सारा होता है। ये सारा प्रोसेस क्या होता है, बैकग्राउंड में प्रोसेस होता है। हम इसमें से किसी भी कोई भी चीज करते नहीं है। तो ये सारा चीज आपको याद करना है। प्लस आपको ये याद करना था कि अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है। जब भी हम इनवॉइस जनरेट करते हैं, जब भी हम इनवॉइस जनरेट करते हैं, तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है? अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट। तो ये सारा इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे भी जहां पे भी ये जो पीला विला किया हुआ है, मतलब वो इम्पोर्टेंट है। डिलीवरी, डिलीवरी में क्या है, जब भी हम डिलीवरी बनाते हैं, तो ये सारा एक्टिविटी परफॉर्म होता है। जैसे जब हम ये भी सेल्स सब ऑर्डर बैक बनाए, में प्रोसेस होता है। सॉरी, ये सब भी बैक में प्रोसेस होता है कि ये सब करते हैं। ये अच्छा, सब भी बैकएंड बैकग्राउंड में में। प्रोसेस होता है। जैसे हम सेल्स ऑर्डर बनाए, तो 11 एक्टिविटी हुआ, करेक्ट। तो जब हम डिलीवरी बनाते हैं, जब हम एक्चुअली पीजीआई करते हैं, ये डिलीवरी के समय नहीं, जब भी हम पीजीआई करते हैं, तो ये 6 एक्टिविटी होती है। पहला क्या होगा, स्टॉक अपडेट होता है। स्टॉक अपडेट मतलब इन्वेंट्री से घटेगा नहीं। जैसे इन्वेंट्री पहले था मेरा, अगर 1,000, हम 1,000 बेच दिए, तब इन्वेंट्री में 0 दिखाएगा, है ना। तो वो कब होता है, वो कब होता है, वो जब हम पीजीआई करते हैं, तो पीजीआई जब हम करते पीजीआई का फुल फॉर्म? हैं, पोस्ट पीजीआई गुड, का फुल फॉर्म? पोस्ट गुड इशू। जब हम डिलीवरी पढ़ रहे थे, तो उसमें बताए थे ना, 3 एक्टिविटी होती है। हम्म। डिलीवरी के टाइम में 3 एक्टिविटी होता है, पिकिंग, पैकिंग एंड पीजीआई। तो पिकिंग एंड पैकिंग क्या है, पिकिंग, पैकिंग और पीजीआई। पिकिंग क्या है कि सिर्फ सामान वहां से हम उठा के ला रहे हैं इकट्ठा। पैकिंग मतलब उसको हम पैक कर रहे हैं। अब पीजीआई मतलब हम सिस्टम को बता रहे हैं कि हमारा सामान मूव आउट हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल सिस्टम समझता है, जब हम पीजीआई करते हैं, तभी वो समझता है कि हमारा सामान बिक गया। तो जब हम पीजीआई करेंगे तो क्या होगा, ये सारा 6 एक्टिविटी होगा। पहला क्या है, स्टॉक अपडेट। इन्वेंटरी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट होता है। जैसे हम इनवॉइस करते हैं, तो अकाउंटिंग एंट्री, रेवेन्यू अकाउंट जनरेट होता है। और इसमें क्या होगा, इन्वेंट्री अकाउंट जनरेट होगा। इसमें कॉमर्शियल अकाउंट नहीं होगा, इसमें क्या होगा, इन्वेंट्री अकाउंट जनरेट होगा। इन्वेंट्री अकाउंट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। इसको कॉग्स भी बोलते हैं। कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉग्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। जो फाइनेंस से होगा उसको कॉस्ट, कॉग्स का नाम जानते होंगे, नीलम सुनी है? नहीं। अच्छा, कॉग्स और मतलब चलो। होता है, जो भी सामान रखा हुआ है हमारा गुड्स स्टोर में, उसका क्या प्राइस है, क्या कॉस्ट है।
उस कॉस्ट को क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। टू, ये क्या होगा, डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जब भी अकाउंटिंग एंट्री होगा तो ऑलवेज दो एंट्री होती है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, बताए थे शुरू में ही। तो यहाँ पे माइनस क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्लस क्या हो रहा है, इन्वेंट्री अकाउंट। पहला एक्टिविटी क्या किया, स्टॉक को अपडेट किया। दूसरा एक्टिविटी हो गया अकाउंटिंग एंट्री। और तीसरा एक्टिविटी होता है डॉक्यूमेंट फ्लो अपडेट होता है। डॉक्यूमेंट फ्लो क्या होता है वो हम बाद में बताएंगे जब सिस्टम हमारे पास रहेगा। उसमें आप देख सकते हो, जैसे आपने एक इनवॉइस अगर आपको मिला, तो इनवॉइस अगर आप सिस्टम में खोल करके और डॉक्यूमेंट फ्लो में देखोगे तो वो सारा दिख जाएगा कि ये इनवॉइस जो है किस डिलीवरी के लिए बना हुआ है, ये डिलीवरी किस ऑर्डर के लिए बना हुआ है। वो पूरा ट्री दिख जाएगा, सीरीज दिख जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट फ्लो बोलते हैं। ठीक है। तो ये तीसरा एक्टिविटी क्या करता है, डॉक्यूमेंट फ्लो जनरेट करता है। चौथा एक्टिविटी करता है क्रेडिट मैनेजमेंट अपडेट करता है। जैसे हम बताए ना, कितना कौन उधार ले रहा है या किसको उधार देना है नहीं देना है, वो कब एंट्री होती है। जैसे हो गया ना कि अगर उसको हम अगर पीजीआई कर दिए, मतलब सामान दे दिए, तो उसके नाम पे उसके खाता में ये लिख देगा क्रेडिट में कि उसको इतना सामान हमने दे दिया है। सो दैट कि अगर वो नेक्स्ट टाइम हम फिर देने जाए तो सिस्टम को पता रहे कि पहले हमने क्या दिया है। तो ये चौथा एक्टिविटी क्या कर रहा है, क्रेडिट मैनेजमेंट अपडेट कर रहा है। चौथा, पांचवा जो है वो है एलआईएस। अगर हम इस पे कुछ रिपोर्टिंग जनरेट करना चाहते हैं, कोई भी अगर हम एंट्री किए हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन किए हैं, और उस पे अगर एसएपी से हम कोई रिपोर्ट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, एक टेबल होता है एलआईएस टेबल। एलआईएस में एंट्री होना चाहिए तभी हम रिपोर्ट जनरेट कर पाएंगे। तो पांचवा एक्टिविटी क्या हो रहा है, एलआईएस अपडेट हो रहा है। छठा एक्टिविटी हो रहा है बिलिंग ड्यू लिस्ट जनरेट कर रहा है। जैसे हमने बनाया ना, जैसे ही आप डिलीवरी करोगे तो एक जगह कहीं लिस्ट में होना चाहिए कि उसको हमने बिल किया है कि नहीं। जैसे ही हम बिल करेंगे ये डिलीवरी ड्यू लिस्ट से हट जाएगा। और जब तक हम बिलिंग नहीं करेंगे तो ये ड्यू लिस्ट में पड़ा रहेगा, सो दैट कि कंपनी को पता चले कि हमको इसको बिल करना अभी बाकी है। ये 6 एक्टिविटी में कोई भी डाउट। एलआईएस क्या बोले, उसका फुल फॉर्म एल क्या आई है, एस समझ एल आई एस नथिंग बट, अगर आप रिपोर्ट जनरेट करना है, जैसे आपने सामान भेजा और आप चाहते हो कि हमको पता चले कि इस महीने हमने क्या क्या बेचा है, ये एक तरह का रिपोर्ट हो गया। आप चाहते हो कि किसी एक कस्टमर ने क्या क्या खरीदा है वो हमको पूरा निकाल के बताओ, ये एक तरह का रिपोर्ट हो गया। हम चाहते हैं ये इस तरह का किसी भी चीज के लिए, अगर आप रिपोर्टिंग पर्पस के लिए होता है, अगर आप रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हो तो एक अलग से टेबल में एंट्री होती है। उस एंट्री, उसको एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, एलआईएस अपडेट करना बोलते हैं। क्लियर है। ये कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इस पे ज्यादा सोचने का नहीं है। एलआईएस वो कोई नहीं पूछता है कि एलआईएस क्या होता है। सिर्फ इतना बोल दो, फॉर रिपोर्टिंग पर्पस वी अपडेट द एलआईएस, दैट्स इट, नथिंग मोर। और कुछ किसी को, आदित्य, आप कुछ बोलते नहीं हो। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है इनवॉइस। ठीक है। इनवॉइस, जब हम इनवॉइस जनरेट करते हैं तो अगेन ये 6 एक्टिविटी जनरेट, 6 एक्टिविटी करेगी। पहला एक्टिविटी क्या होगा, अकाउंटिंग एंट्री जनरेट होगा। देखो, इसमें अकाउंटिंग एंट्री क्या, इसमें क्या है, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट हो रहा है, और इसमें इन्वेंटरी अकाउंटिंग हो रहा है। उसमें अकाउंटिंग एंट्री, इसमें इन्वेंट्री अकाउंटिंग, ये दोनों में डिफरेंस है। जब हम पीजीआई करेंगे तो इन्वेंट्री अकाउंट होगा, और जब हम इनवॉइस करेंगे तो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट होगा। और अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा, अकाउंटिंग एंट्री जैसे हमने पहले भी बताया, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट। जब हम सेल्स ऑर्डर बनाएंगे तो उसमें कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं हो रही है,
क्योंकि उसमें सिर्फ हम सेल्स ऑर्डर बना रहे हैं, कोई सामान अभी इधर मूव नहीं हुआ है, करेक्ट। तो उस समय कोई अकाउंटिंग एंट्री जनरेट नहीं होगा। लेकिन अकाउंटिंग एंट्री जब हम पीजीआई करेंगे तो उसमें इन्वेंटरी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट होगा। जब हम बिलिंग करेंगे तो उसमें अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट होगा। बिलिंग के समय में अकाउंटिंग एंट्री क्या हो रहा है, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू अकाउंट, सॉरी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट। एक और सिस्टम क्या करती है, प्रॉफिट एनालिसिस डॉक्यूमेंट जनरेट करती है। उस सामान बेचने में हमको क्या प्रॉफिट हुआ, जैसे सपोज हमारा कॉस्ट था, कॉस्ट पड़ा एक टीवी का 8,000, हम बेचे हैं उसको 10,000, तब प्रॉफिट हो गया 2,000। हो सकता है कि 2,000, हो सकता है कि नहीं भी, क्यों, क्योंकि ठीक है, फिर उसका ट्रक मेरे अपने तरफ से मैंने अपने यहाँ से भेजा, तो ट्रक वाले को पैसा हमने दिया 500 रुपया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको पैकिंग का कॉस्ट मुझे 100 रुपया एक्स्ट्रा का पड़ गया, तो वो हो गया। तो प्रॉफिट जो एक्चुअल प्रॉफिट जो कैलकुलेट होती है, वो कैलकुलेट कहाँ पे होता है, यहाँ पे होती है। प्रॉफिट एनालिसिस डॉक्यूमेंट जनरेट जब होता है, उसमें हम देख सकते हैं कि एक्चुअल प्रॉफिट मेरा कितना हुआ, कंसीडरिंग द ऑल एक्सपेंसेस। ठीक है। तीसरा जो होता है, कॉस्ट सेंटर डॉक्यूमेंट जनरेट होता है। वो क्या करता है, टोटल उसका, जैसे एक तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया, उसके अलावा भी बहुत सारा कॉस्ट होता है, जैसे स्टाफ, स्टाफ का सीटिंग, ऑफिस का खर्च, ऑफिस में पानी बिजली ये सब जो है खर्च, वो सब भी तो कॉस्ट बैठेगा ना कंपनी को। तो वो सब कॉस्ट को कंसीडर करते हुए एक क्या डॉक्यूमेंट जनरेट करता है, कॉस्ट सेंटर डॉक्यूमेंट जनरेट करता है, कि इतना एक को बनाने में मैन्युफैक्चरिंग के बाद भी और मुझे क्या कॉस्ट बैठ रहा है। ठीक है। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपडेट फ्लो करता है, अभी जैसे हम पीजीआई के समय बताए कि अगर आप कुछ देखना चाहते हो, ट्री सीरीज तीसरी हायरार्की अगर देखना चाहते हो, तो उसके लिए कब देख पाओगे, जब हम इसमें डॉक्यूमेंट फ्लो अपडेट करके रखेंगे। तीसरा सेम क्रेडिट मैनेजमेंट, आपको बताए, उधारी लेन देन जो अपडेट होता है वो अपडेट करेगा। और एलआईएस मतलब सेम रिपोर्टिंग अगर कुछ करना है तो एलआईएस अपडेट करेंगे। कोई डाउट किसी को? नहीं? देन वेल एंड गुड। रिटर्न प्रोसेस हम नेक्स्ट नेक्स्ट डे देखेंगे, यहाँ तक हम देखते हैं। लेकिन आप लोग क्वेश्चन आंसर याद करके रखो, तब पढ़ाने में मजा आएगा। ऐसा सिर्फ हम पढ़ाते जाएंगे तो मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। एक साथ सोचोगे कि हम कर लेंगे तो एक साथ नहीं हो पाएगा। ठीक है विनीता? है। हाँ, ठीक है, ओके, सी यू, बाय बाय। थैंक यू।